वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आया हूँ आपके लिए 5 ऐसे फैक्ट्स लेकर जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। ट्रस्ट मी। जैसे कि 500 साल पुराने पेड़ के ऐसे पत्ते जिन पर पहली बार जीरो लिखा गया था, और कैसे एक ब्रिटिश आदमी ने सुश्रुत द्वारा खोजे गए मलेरिया बीमारी का क्रेडिट अपने नाम कर लिया था और नोबेल प्राइज भी लेकर गया। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मलेरिया दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, और इंसानों के पृथ्वी पर आने से भी पहले मलेरिया फैलाने वाले मच्छर पृथ्वी पर मौजूद थे। मलेरिया मच्छरों से होता है, ये आज सभी को पता है। लेकिन मलेरिया इस वर्ड का मीनिंग आपको पता है? मलेरिया ये एक लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसी बीमारी जो प्रदूषित हवा के कारण होती है। लेकिन महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता में न सिर्फ मलेरिया के होने की वजह बताई गई है, बल्कि ये मच्छरों की जिन प्रजाति से होता है ऐसे 5 प्रजातियों का जिक्र भी है। मलेरिया बीमारी हजारों सालों से ही हर देश में मौजूद है और लोगों को इसका पता भी था, लेकिन यह बीमारी मच्छर के काटने की वजह से होती है और न कि दूषित हवा के कारण। ये सिर्फ भारत में ही पता था, और वो भी 600 BCE में। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। रोनाल्ड रॉस, जिसका जन्म 1857 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था, उसे 1902 में नोबेल प्राइज मिला क्योंकि इन्होंने ये खोज की थी कि मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी मच्छरों की वजह से होती है। जिस भारत में 600 BCE में ही इस बीमारी के होने की वजह पता थी, उसी देश में जन्मे इस ब्रिटिश आदमी ने ये होशियारी की और भारत में छिपे इस इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाया और इस आविष्कार का क्रेडिट भी अपने नाम कर लिया। एक कैनेडियन रिसर्चर और लेखक टिमोथी वाइनगार्ड ने अपनी किताब द मॉस्किटो में ये लिख कर रखा है कि सिर्फ भारतीयों को ही सबसे पहले पता चल गया था कि मलेरिया दूषित हवा से नहीं बल्कि मच्छरों के काटने की वजह से होती है। कि हमने हमारी स्कूल की किताबों में ये पढ़ा था? मैंने तो नहीं पढ़ा था। अगर आपको ये पहले पता था तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और साथ ही ये जानकारी भी। इजिप्त में पिरामिड के साथ ही वहाँ बनाई गई पेंटिंग्स भी काफ़ी कमाल की है। इन पेंटिंग्स में मौजूद रंग अभी तक ज़्यादा फीके नहीं पड़े हैं। आज के पेंटर पेंटिंग करते वक्त रंगों को पहले एक पैलेट में निकालते हैं और बाद में उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पुराने समय में भी ऐसे पैलेट का इस्तेमाल होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल होता था। ये ठीक ऐसी ही एक पैलेट है जो 3400 साल पहले इजिप्त में निकाले गए इन पेंटिंग्स में रंग भरने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये पैलेट आज अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई है, और ये आज भी इतनी अच्छी हालत में है कि इसमें मौजूद रंगों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस पैलेट पर एमेनहोतेप III का जिक्र है, जो इजिप्ट के 18वें राजवंश के राजा थे। ठीक इसी तरह भारत के महाराष्ट्र में मौजूद अजंता केव्स में भी इसी तरह की पैलेट देखने को मिलती है। अजंता की गुफाएं पूरी दुनिया में अपने चित्रों के लिए मशहूर है, और इसका कारण यहाँ की पेंटिंग्स को देखकर साफ तौर से समझ में आ जाता है। यहाँ की एक गुफा में जमीन पर पत्थरों में एक गड्ढा बनाया हुआ है, जो उस समय में यहाँ के चित्रों में रंग भरने के लिए पैलेट के तौर पर इस्तेमाल होता था। अजंता की गुफाओं पर बनी मेरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में मौजूद है तिरुमला पर्वत। इस पर्वत की 7 चोटियां है। इसकी 7वीं चोटी पर भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर है, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी एक चोटी पर ऐसी आकृति है जो रोज सैकड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस चोटी पर बनी आकृति बिल्कुल भगवान विष्णु के मुख जैसी दिखाई देती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये कोई नेचुरल फिगर नहीं है, बल्कि लोग दूर से ही दर्शन कर सके, इसीलिए हजारों सालों पहले इसका निर्माण किया गया था। इस मूर्ति पर कई औजारों का इस्तेमाल करने के निशान भी दिखाई देते हैं। अगर फिर भी आप इसे नेचुरल फॉर्मेशन समझ रहे हैं तो जरा रुकिए। इस पर्वत पर यह अकेली ऐसी चट्टान नहीं है। इसी पर्वत के एक हिस्से पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति भी दिखाई देती है। अब आपका क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सांप सीढ़ी का खेल कौन नहीं जानता? हम सबने ये खेल कभी ना कभी जरूर खेला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल को किसने डिस्कवर किया था? 13वीं शताब्दी के महान कवि संत ज्ञानदेव ने, और उन्होंने इस खेल को नाम दिया था मोक्षपाटम। आज इस खेल के रूल और इसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, और आज ये खेल पूरी दुनिया में खेला जाता है और सांप सीढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो नाम अंग्रेजों ने इसे दिया था।
और हमेशा की तरह इस खेल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी अंग्रेजी ले गए। जीरो की वैसे देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर ये जीरो नहीं होता तो किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर पाना इम्पॉसिबल था। जीरो की खोज इंडिया में हुई थी और ये बात पूरी दुनिया मानती भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो दुनिया का ऐसा कौन सा सबसे पुराना दस्तावेज है जिस पर जीरो का इस्तेमाल किया गया था? बख्शाली पांडुलिपि। बख्शाली पांडुलिपि की ये किताब, जो भारत की गणित से संबंधित पांडुलिपि की किताब है। जब इस किताब की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये किताब 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये पूरी किताब हिमालय की पहाड़ियों में मिलने वाले भोजपत्र यानी हिमालयन बर्च के पन्नों पर लिखी गई थी। इस किताब में बाकी नंबरों के साथ ही जीरो को भी क्लियरली मेंशन किया गया है और ये जीरो का वही गोल राउंड शेप है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आज तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला था जिस पर जीरो लिखा गया हो। साथ ही इस किताब में अलजेब्रा, ज्योमेट्री और कई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके आधार पर आज भी कई बड़े बड़े कैलकुलेशंस आसानी से किए जा सकते हैं। दुख की बात सिर्फ ये है कि सबसे पुराने जीरो का इतिहास समेटे ये किताब 1902 से ही लंदन के बोडलेन लाइब्रेरी में रखी हुई है। जिस भारत ने जीरो की खोज की थी उसी देश के पास अपनी ये किताब मौजूद नहीं है, जो इस खोज का सबसे बड़ा और पुराना सबूत है। तो कैसा लगा दोस्तों इन सारे फैक्ट्स को जानकर? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हर एक कमेंट्स पढ़कर उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे होता यह है कि जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा और उससे अल्टीमेटली होगा ये कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाता रहूँगा। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और मेरे दूसरे चैनल्स के बारे में बात करता हूँ, अपडेट्स देता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।